हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैट पॉइंट यूट्यूब चैनल। क्लैट पॉइंट के करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फार्म लॉज 2020 या फिर कृषि कानून 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फार्म लॉज 2020 सितंबर मंथ से ही चर्चा का विषय रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 नए कानून या फिर 3 नए फार्म लॉज सितंबर मंथ के लास्ट 2 वीक्स में लागू किए थे। अब ये 3 नए कानून है क्या, इन पर प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, फार्मर्स इन लॉज पर अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस नए कृषि कानून का शुरुआत कैसे हुआ, वो कौन कौन से नए 3 लॉज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किए हैं। अगला पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो है MSP या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, ये रिलेटेड है इन्हीं फार्म लॉ से, इसीलिए हमको MSP के बारे में भी जानना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। और लास्ट में हम देखेंगे किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन नए 3 कानून से। ये 3 कानून इनके लिए बेनिफिशियल हैं या हार्मफुल है, सभी कुछ हम आज के इसी वीडियो में देखेंगे। ओके, बट बिफोर प्रोसीडिंग दैट लेट मी टेल यू दैट क्लैट पॉइंट इज़ लॉन्चिंग एंड क्लैट 2021 GK बूस्टर प्रोग्राम, जो कि सिर्फ 9,999 रुपीज़ का है। अगर हम इसके हाइलाइट्स की बात करें तो ये क्लैट एंड लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये आपके नए पैटर्न पर बेस्ड है और जैसे कि ये वीडियो अभी करंट अफेयर्स वीडियो है, उसी तरीके से आपको 150 से 200 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में PDF भी दी जाएगी ताकि आप उससे रिविजन कर सकें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू विल बी गेटिंग पर्सनल मेंटरशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप प्रिपरेशन करते हैं बट व्हेन यू लैक पर्सनल मेंटरशिप या फिर मेंटरशिप की वजह से कभी कभी आप अनसक्सेसफुल रहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये एज मिल जाएगा एंड यू कैन ईजिली सक्सीड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। फॉर फर्दर डिटेल्स और एनी अदर क्वेरी यू कैन मेल अस एट clatpoint121@gmail.com या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं @clatpoint। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फार्म एक्ट 2020। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से 3 नए कानून जुड़े हैं। तो सबसे पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये सबसे पहला कानून जुड़ा है। ओके, नेक्स्ट इज फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस ऑन फार्म सर्विसेज। ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड लॉ। एक मिनट, पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बिकॉज दिस कलर इज़ नॉट विजिबल ओवर हियर। एंड द थर्ड लॉ विच इज़ एड इज एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। यहाँ पर अमेंडमेंट वर्ड से मतलब ये है कि कोई नया कानून नहीं है, इट्स जस्ट दैट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अमेंड या फिर चेंज किया गया है। बाकी ये 2 नए कानून हैं एज़ पर द पेपर, बट ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से नया है, इनमें भी कुछ चेंजेस किए हैं। पहले हमारे पास सिमिलरली और भी कानून थे, बट दिस इज़ सो कॉल्ड न्यू लॉज ऑफ फार्म एक्ट। ओके, और ये हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अमेंड किया गया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, एक एक करके हम तीनों एक्ट्स को समझते हैं और देखते हैं क्या ये किसानों के लिए या फिर फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट एक्ट, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। अब सबसे पहले हम हाइलाइट्स को देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, दिस बिल अलाउज द फार्मर्स टू सेल द प्रोड्यूस आउटसाइड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC रेगुलेटेड मार्केट। अब ये APMC क्या होता है? इट इज़ दैन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, मतलब ये एक तरीके की कमेटी होती है या फिर आप कह सकते हैं एक मार्केट होता है जो कि स्टेट के गाइडलाइंस पे चलता है। यानी कि स्टेट्स होती हैं हमारे देश में, जैसे 28 स्टेट हैं, तो हर स्टेट में अपने APMC होंगे और उस APMC को रेगुलेट या फिर मॉनिटर स्टेट्स करते हैं। और यहीं पर पहले क्या होते, अभी तक क्या होते थे, जो भी किसान होते हैं अपना एग्रीकल्चर करके जो भी क्रॉप उगाएंगे वो आके इन्हीं मार्केट्स के थ्रू सेल करते थे। ठीक है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास नहीं जाते थे। हाँ, छोटे मोटे किसानों की बात अलग है, जो भी छोटे मोटे किसान थे वो रिटेल प्राइस पे भी या रिटेलर्स को भी सेल करते थे। लेकिन जो बड़े फार्मर्स हैं जो ह्यूज क्वांटिटी में क्रॉप्स जनरेट कर रहे हैं, उनको APMC के थ्रू ही अपने प्रोड्यूस को सेल करना होता था। बट अब चेंजेस क्या आए हैं, लेकिन इस नए कानून के तहत फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, इसके तहत जो किसान हैं वो अब अपने फसल को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। दे डोंट नीड टू गो टू APMC। ठीक है, अगला क्या है, फ्रीडम टू द फार्मर टू इंडल्ज इन इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रेड इन एरियाज आउटसाइड द APMC मंडी। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक तो सिर्फ APMC में ही सेल कर सकते थे, बट इस नए कानून के आने के बाद क्या हो सकता है, जो भी फार्मर्स हैं वो चाहे इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर में ही APMCs में सेल कर सकते हैं। मान लीजिए स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
अब एक डिस्ट्रिक्ट में एक APMC है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरा APMC है, A2 मान लीजिए, A3 मान लीजिए, तो कोई भी किसान चाहेगा अपने डिस्ट्रिक्ट के APMC में सेल करेगा या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के APMC में सेल करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है इनके पास, इंटर स्टेट भी अब ये अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, अगर कोई फार्मर पंजाब में कोई भी खेती करता है या फिर कोई भी फसल उगाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पंजाब में ही सेल कर सकेगा। उसके पास ऑप्शंस रहेगा, उसके पास फ्रीडम रहेगा। ही कैन सेल हिज क्रॉप टू अदर स्टेट ऑल्सो। पंजाब में उगा के वो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड कहीं पर भी वो सेल कर सकेंगे या फिर यूपी में आके सेल कर दे। इट्स अप टू द फार्मर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, प्राइवेट मंडी कैन बी स्टैब्लिश्ड। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, स्टैब्लिश्ड। ओके, प्राइवेट मंडी स्टैब्लिश होंगे। प्राइवेट मंडी स्टैब्लिशमेंट मतलब क्या हो गया, सिंपल हो गया। अभी तक क्या था, APMC था। APMC यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, या फिर यार्ड्स होते थे, कोल्ड स्टोरेज होते थे, यहीं पर सिर्फ सेलिंग होती थी, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, गाइडलाइंस के अंदर में या फिर रेगुलेशन के अंदर में। बट अब क्या हो सकता है, प्राइवेट मंडी भी स्टैब्लिश हो सकता है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स के पास अब ऑप्शन है, दे कैन ईदर सेल in the APMC of their own state or other state, or else they can directly go to business owners, या फिर बिजनेस ओनर के पास जाके वो अपने क्रॉप को सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्रोहिबिट्स द कलेक्शन ऑफ एनी मार्केट फी और सेस अंडर द स्टेट APMC एक्ट। अब ये स्टेट APMC एक्ट क्या है, अभी हम थोड़ा सा ये पॉइंट कंप्लीट करके जानेंगे। इस एक्ट के अंदर में क्या होता है, कोई भी ट्रेड हो रहा है, कोई भी क्रॉप जो फार्मर्स हैं वो APMC में आके सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर टैक्स लगता था। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते थे वो टैक्सेबल होते थे, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पर इनकम करती थी। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको यहाँ पर इनकम होता था, क्योंकि दे वर चार्जिंग टैक्स इन दिस APMC। बट अब नए रूल के हिसाब से क्या हो रहा है, APMC के एक्ट के तहत कोई भी टैक्स लेना कंपलसरी नहीं रहेगा, एक तरीके की प्रोहिबिट रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि APMC बंद हो जाएगा, बट जो टैक्स लिया जा रहा था अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। और फार्मर्स के पास ऑप्शंस हो गए, दे कैन सेल द क्रॉप इन देयर ओन स्टेट और अदर स्टेट, और प्राइवेट बिजनेस ओनर्स। ठीक है, अगला क्या है, कॉर्पोरेट हैव मोर पावर टू बार्गेन। अब देखिए, ये एक्चुअली पॉइंट है प्रॉब्लम को लेके। अभी तक यहाँ पर आपको क्या दिखा कि फार्मर्स के लिए तो बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि फार्मर्स आर गेटिंग मोर ऑप्शन। अभी तक क्या था कि उनको सिर्फ और सिर्फ APMC में सेल करना है अपने क्रॉप को। अगर छोटे मोटे फार्मर हैं तो कोई बात ही नहीं, वो तो अपने गांव में ही या फिर अपने शहर में ही सेल कर लेते हैं अपने क्रॉप्स को। लेकिन जो बड़े फार्मर हैं उनको APMC को बताना होता था, नोटिस देना होता था, या फिर आप कह सकते हैं उनके थ्रू ही ट्रेडिंग हो सकती थी। बट नाउ अब कस्टमर्स ज़्यादा होंगे। मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट का एक ही कस्टमर होगा और इसी प्रोडक्ट के 10 कस्टमर होंगे, तो डिमांड एक तरीके से आप देख रहे हैं, 10 कस्टमर रहेंगे तो यहाँ पर बार्गेनिंग या फिर ट्रेडिंग हो सकती है, फार्मर्स को ज़्यादा पैसा मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स मतलब कि जो बिज़नेस ओनर हैं, रिलायंस, टाटा या फिर बड़े बड़े कंपनीज आप ले लीजिए, कोई भी हो सकते हैं, तो उनके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है फार्मर्स के कंपैरिजन में। मान लीजिए फार्मर्स हैं, फार्मर्स ने थोड़ा सा अनाज उगाया, अब जा रहे हैं बिज़नेस ओनर के पास। बिज़नेस ओनर क्या कहता है कि मैं तो इस फसल को 1000 रुपये क्विंटल में ही लूँगा। अब फार्मर्स के पास मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि APMC में क्या होता था, APMC में कोई एक MSP सेल होता था। MSP मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट होता था कि इसके नीचे आप अनाज नहीं खरीद सकते हैं, ये तो मिनिमम देना होगा। हाँ, इसके ऊपर अगर हो सके तो इसके ऊपर ही लिया जाए। बट यहाँ पर बिज़नेस ओनर चाहेगा तो निगोशिएट कर सकता है, बार्गेन कर सकता है, और उसके पास ज़्यादा पावर होगा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। अब हम यहाँ पर APMC देख लेते हैं। तो APMC, अब मैंने जैसे कि बताया, प्रेजेंटली क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस मार्केट में ही सारी ट्रेडिंग होती है एग्रीकल्चर क्रॉप की। ये 1950, 60, 70s में इस्टेब्लिश किया गया था, लगभग 1960s या फिर आप 1970s तक कह लीजिए, सारे स्टेट में APMC आ गया था। ओके, अभी हम बात करें नंबर ऑफ़ APMC पे, तो 2477 प्रिंसिपल रेगुलेटेड मार्केट मतलब कि मेजर APMC है, और 4843 सब मार्केट यार्ड्स हैं, यानी कि टोटल लगभग 7000 से ज़्यादा APMC अभी ऑल ओवर इंडिया में फंक्शनिंग है। ठीक है, अब APMC का बेनिफिट क्या था? बेनिफिट ये था कि इस APMC में बहुत सारा वर्कफोर्स इन्वॉल्व था, बहुत सारा काम होता था, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड थे। ठीक है, और इवन यहाँ से टैक्स गवर्नमेंट को जाता था, तो गवर्नमेंट की भी अर्निंग होती है, तो इससे ये बेनिफिट है APMC से। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि फार्मर्स पास ऑप्शन होगा, इफ़ दे वांट दे कैन सेल देयर क्रॉप टू अदर पीपल ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम सेलिंग द क्रॉप टू APMC। ओके, सो दिस वाज लॉ नंबर 1। अब हम अगले लॉ के तरफ चलते हैं, या फिर अगले एक्ट की तरफ चलते हैं। उसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020। दिस इज़ नॉट द सेकेंड एक्ट,
एक्चुअली दिस इज़ थर्ड एक्ट, पहले हम सेकंड डिस्कस कर लेते हैं फिर थर्ड पे आएंगे, ठीक है। वैसे सीक्वेंस से मतलब नहीं है, हमें जानना है कि सिर्फ कौन कौन से एक्ट हैं। तो ये है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। ओके, अब ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्चुअली एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर ये स्ट्रेस देता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ, उससे पहले मैं बता देता हूँ ब्रीफ में एक्चुअली ये है क्या। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये लीगल एग्रीमेंट है फार्मर और बिजनेस ओनर के बीच में। कैसा लीगल एग्रीमेंट है और क्यों है? क्योंकि जैसा नाम से ही क्लियर है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है? फार्मर्स को एम्पावर किया जा रहा है और उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। किससे? ताकि एक प्राइस एश्योरेंस हो सके। मतलब कि अगर फार्मर खेती कर रहा है तो उसको एक प्राइस एश्योर है, हाँ इतना पैसा तो मुझे मिलेगा ही, चलो इससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ एन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बिजनेस ओनर एंड फार्मर। अब कैसे हुआ ये लीगल एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है, जैसे कि कोई किसान है, वो अगर गेहूं की खेती करता है, एक मान लीजिए ये फार्मर है, इसको गेहूं की खेती करनी है, ठीक है, वीट की, और ये बिज़नेस ओनर है, इसको भी गेहूं चाहिए। तो होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ये बिजनेसमैन जाएगा फार्मर के पास और फार्मर से कहेगा मुझे 100 कुंटल गेहूँ चाहिए, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 कुंटल गेहूँ चाहिए, और प्राइस फिक्स कर लेंगे कि चलिए मैं 2,000 रुपये पर कुंटल के हिसाब से मैं आपसे परचेस करूँगा। और तो इससे क्या बेनिफिट हुआ फार्मर को? फार्मर को बेनिफिट ये हुआ कि मार्केट में कोई भी कंडीशन हो, फार्मर को मिनिमम 1,000 रुपये 2,000 रुपये पर क्विंटल तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब होता क्या है एक्चुअली, ये लाने के पीछे, ये एक्ट लाने के पीछे का मकसद ये है कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी सीज़न में गेहूं की जो उपज है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत अच्छा फसल हुआ, तो उस समय अगर सप्लाई बढ़ गया, कहीं पर भी सप्लाई बढ़ने से डिमांड जो प्राइस होता है वो कम होता है। सिंपल सा इकोनॉमिक्स है। अगर ऑप्शन आप पास ज़्यादा रहेंगे तो आप हमेशा कम में जाएंगे। आप सुपर मार्केट में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने में आप रेट देखते हैं। मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मैं आपको कुछ भी परचेस करना है तो आप देखेंगे 10 आइटम है, 10 कंपनीज़ के आइटम है, तो आप देखेंगे सबसे कम कौन सा दे रहा है, क्वालिटी अच्छा कौन सा दे रहा है, आप वही वाला लेंगे। उसी तरीके से अगर किसी साल क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा गेहूँ का उपज हो गया, फिर किसी भी क्रॉप का उपज ज़्यादा हो गया, तो उसके रेट्स गिर जाते हैं। उससे क्या होता है, किसानों को दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो जा रहा है, इवन बिफोर सोइंग द सीड, ठीक है, उगाने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। चल रहा 2,000 रुपये में मैं आपके गेहूँ को पर क्विंटल खरीद लूँगा, ठीक है। तो बेनिफिट क्या हुआ इससे? अब प्राइस जो है विल बी फिक्स्ड, प्राइस फिक्स हो जाएगा बिफोर सोइंग द क्रॉप, ठीक है। और बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इनपुट लैंड प्रिपरेशन, ये सब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह बच जाएंगे किसानों को। क्यों? क्योंकि जो ये बिज़नेस ओनर है ये कॉन्ट्रैक्ट पे सब करते हैं कि आप मतलब कि जो भी किसान वो क्रॉप है आप उगाइए, हम आके आपके एग्रीकल्चर फील्ड से उठा लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द बेनिफिट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है? यहाँ तक तो सब अच्छा है, कोई इशू नहीं, चलो ठीक है। यहाँ पर वो बिज़नेस करेंगे, बिजनेसमैन आपको पैसे दे देंगे, पहले हेल्प कर देंगे, लैंड इनपुट पर प्रिपरेशन कर देंगे, अच्छे सीड्स प्रोवाइड कर देंगे और एक फ़िक्स प्राइस पे आपसे गुड्स ले रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप जानते हैं ना, जैसे कि कोई भी बिज़नेस है, बिजनेसमैन होते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कॉर्पोरेट वगैरह में होते हैं, या फिर आप कुछ खरीदते हैं तो कंडीशन सप्लाई होता है। आप देखते हैं ना, कुछ भी आप ले रहे हैं तो कंडीशन सप्लाई ज़रूर होता है। तो कंडीशन अप्लाई पढ़े लिखे लोगों को भी दिक्कत होती है, वो पूरा कंडीशन अप्लाई जो भी कंडीशंस होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो ये बेचारे किसान कहाँ समझेंगे, इनको तो वैसे भी कुछ नहीं पता होता है। तो कहीं फ्यूचर में चल के ये जो बिजनेसमैन हैं ये प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें, मतलब कि कुछ भी कंडीशन में कुछ भी लिख सकते हैं, इसके वजह से किसानों को दिक्कत ना हो, एक तरीके के ये लीगल एक्सप्लॉयटेशन आगे चल के किसानों के साथ कर सकते हैं। इसीलिए ये बिल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है किसानों के लिए, ठीक है। और किसानों के पास फिर ऑप्शन तो रहेगा ही नहीं। जो भी बिजनेसमैन कहेंगे कि हम मान लीजिए मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, बट इफ़ बिजनेसमैन वांट, वो बहुत ज़्यादा गुड्स को स्टोर कर लेंगे और फिर अगले साल आएंगे कहेंगे हम हमारे पास ऑलरेडी है, हमको कम पैसे में देना हो दो, नहीं देना हो तो बाय बाय। सो इन दिस वे व्हाट हैपन्स, किसानों को एक बार, दो बार, तीन बार तो अच्छा लगेगा, लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज दीज बिजनेस ओनर्स हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। वो अपने क्रॉप्स को स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और अगले सीज़न में, दूसरे सीज़न में आके कम पैसे में इनसे जो भी प्रोडक्ट होगा इनका ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपके देख सकते हैं, जैसा कि आप फ़ोन पे यूज़ करते होंगे या फिर गूगल, फ्लिपकार्ट, कोई भी सर्विसेज आप यूज़ करते होंगे। स्टार्टिंग में कोई भी नई कंपनी, जियो ही ले लीजिए, स्टार्टिंग में कोई भी नई कंपनी आती है तो क्या करती है, आपको ऑफर्स देती है, लेकिन धीमे 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 क्या होता है, एक बार आप उसके परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं, देन दे स्टार्ट चार्जिंग यू, अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालने लगते हैं। सो दैट वुड हैपन इन दिस केस ऑल्सो। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पर फार्मर्स का, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं लास्ट एक्ट में, जो है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। जैसा कि मैंने बताया, ये एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 इट्स नॉट एन न्यू एक्ट, इट्स जस्ट एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या है? तो सबसे पहला अमेंडमेंट ये है कि इसेंशियल कमोडिटी में से सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल, अनियन एंड पोटैटोज़, इनको इसेंशियल कमोडिटीज़ से हटा दिया गया है। अभी इसेंशियल कमोडिटीज़ होती क्या है? इसेंशियल कमोडिटीज़ यानी कि ऐसे गुड्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो, इसेंशियल हो। सिंपल वर्ड से मतलब ही है। अगर हम एग्जाम्पल में समझना चाहें तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत ही जब ये कोरोना पैंडमिक आया था तो मार्च 2020 में हैंड सैनिटाइज़र और जो मास्क होते हैं इनको एसेंशियल कमोडिटी में ला दिया गया था। क्यों लाया गया था? ताकि क्योंकि इनका डिमांड तो बढ़ रहा था, तो डिमांड बढ़ने से क्या होता है? प्राइस हाई हो जाता है। अगर सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ रहा है, तो प्राइसेस हाई हो जाएंगे। दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्च मंथ में सैनिटाइज़र और ये मास्क को एसेंशियल कमोडिटी में ला दिया गया था एक्ट के तहत। फिर बाद में जुलाई में हटा दिया गया बिकॉज इसकी ज़रूरत खत्म हो गई थी। तो ये सिंपल सा मतलब होता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020, यानी कि ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज़ जो कि बहुत ज़रूरी हो उनको इस एक्ट के अंदर रखना और इनके प्राइसेस पर रेगुलेशन रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कितने भी मनचाहा प्राइस पे बेचेगा, नहीं, इसमें रेगुलेशन होना ज़रूरी है। लेकिन अमेंडमेंट बाद क्या होगा? प्रोडक्शन, स्टोरेज, मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फूड कमोडिटी, ये मतलब कि एक तरीके से मेजर अमेंडमेंट हुआ। मतलब कि क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हटा दिए गए तो इनका प्रोडक्शन, स्टोरेज, मूवमेंट पे कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं रहेगा। और गवर्नमेंट ने क्या कहा है? एक पॉइंट गवर्नमेंट ने यहाँ ऐड किया कि द सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउज रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ड्यूरिंग फैमिन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइसेस राइस एंड नेचुरल कैलामिटी वाइल प्रोवाइडिंग एक्सेम्पशन ऑफ एक्सपोर्टर्स एंड प्रोसेस एट सच टाइम एज वेल। यानी कि कुछ सिनेरियो में, जैसे कि एसेंशियल फूड आइटम्स है, उनके लिस्ट में ऐसा नहीं है कि उनका लिस्ट फिक्स रखेंगे, वो फिक्स नहीं रखेंगे, वो वेरिएबल रखेंगे। तो स्पेशल कंडीशन जैसे आती है, वॉर होता है, लड़ाई, कहीं युद्ध छिड़ जाता है, फैमिन हो जाता है, मतलब कि प्रॉब्लम हो जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइसेस, बहुत अचानक से प्राइसेस बढ़ जाती है, तो उस समय में क्या होगा? गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट्स पर चेकलिस्ट रखेगी और एल्स नहीं रखेगी। अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट। बाकी तो ठीक है, वॉर है, फैमिन, चलिए समझ में आता है कि गवर्नमेंट एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ के प्राइस को रेगुलेट करेगी। बट व्हाट इज़ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज? इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हैं, जैसे अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, और कुछ दूसरे प्रोडक्ट हैं, नॉन पेरिशेबल आइटम्स है, वो प्रोडक्ट्स हैं। तो ये नॉन पेरिशेबल आइटम्स यानी कि जो जल्दी ख़राब नहीं होते, जैसे दाल हो गया, ऑयल सीड हो गया, तेल हो गया, सब जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जब तक इनके प्राइस में 100% इंक्रीमेंट नहीं आता है तब तक गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरवीन नहीं करेगी। वहीं अगर 50% इंक्रीमेंट नहीं आता है नॉन पेरिशेबल आइटम में, तब तक गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहें, जैसा कि मैंने बताया, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट में क्या क्या आ रहा है? अनियन एंड पोटैटो। तो मान लीजिए प्याज है, प्याज 100 रुपये किलो अभी प्रेजेंट मार्केट में चल रहा है, या फिर ये किसान से 80 रुपये किलो में परचेस करते हैं और 100 रुपये एक नॉर्मल रेट है जो कि सेल करना है। अब ये प्राइस इसका जब तक 200 रुपये नहीं हो जाता है, 200 रुपये जब तक नहीं हो जाता तब तक गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करेगी। यानी कि ये कहाँ असर कर रहा है? ये यूज़र, कंज्यूमर जो हम हैं, हमारे पॉकेट्स को इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 100 नॉर्मल है, ये 200 तक जानते जाते तो समझ लीजिए हालत क्या हो जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का। यहाँ पर तो सिर्फ प्याज है, यहाँ पर और सारे एसेंशियल प्रोडक्ट हो सकते हैं जो भी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में आते हैं। तो जब तक 100% इंक्रीज़ नहीं होता है प्राइस में, तब तक गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेंगे। वही 50% जब तक ये दाल, ऑयल, इन सब में इंक्रीज़ नहीं होता है तब तक गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। तो ये कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा हार्मफुल क्रिएट कर सकता है। मतलब एक तरीके का ये होर्डिंग के ऊपर पूरा एक्ट है। यानी क्या होता है, जब चीज़ें सस्ती होती हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो होर्डिंग इकट्ठा करने लगता है सामान। अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि लॉकडाउन लगते ही लोग क्या कर रहे थे, सामान को ज़्यादा अमाउंट में खरीद रहे थे। जिसके पास पैसा है वो ह्यूज क्वांटिटीज़ में सामान को ले रहा था ताकि उसको लॉकडाउन में दिक्कत ना हो, या फिर महंगा ना हो जाए तो उसको दिक्कत हो सकता है। तो इसी तरह बिजनेसमैन क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई सब्ज़ी है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सीरियल्स है, पल्सेस, ऑयल सीड है, इन सबको क्या करेंगे, सस्ते दामों पे लेके स्टोर कर लेंगे। स्टोर करके क्या करेंगे, ये मार्केट में निकालेंगे ही नहीं। मतलब जितना पूरा अवेलेबल है इंडिया में, सबको परचेस करके स्टोर कर लेंगे, मार्केट में नहीं देंगे। अब मार्केट में स्कैर्सिटी आ गई, कमी आ गई किसी चीज़ की, तो दाम तो बढ़ने हैं। तो मान लीजिए अभी 100 रुपये किलो दाल आपको मिल रहा था अभी आज तक, जब इसके सप्लाई को रोक दिया गया, मार्केट में कमी हो गई, तो इसका जो प्राइस है धीमे धीमे बढ़ेगा, 110, 120, 130, 140। जब तक 150 रुपये नहीं हो जाता तब तक गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं 149 रुपये तक प्रॉफिट ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग इशू फॉर कंज्यूमर लाइक अस एंड यू। ओके, सो दीज ऑल वर द 3 लॉज। ये तीनों लॉज
नए फार्मर लॉज हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा लाए गए हैं। ठीक है, अब हम लास्ट में देखेंगे एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, किसी भी प्रोडक्ट्स या फिर किसी भी क्रॉप का, यहाँ पर हम क्रॉप के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। तो जो भी किसान को मिनिमम प्राइस लग रहा है उसको पैदा करने में, और कुछ एक मार्जिन का वो होता है, मार्जिन होता है प्रॉफिट का, ठीक है, तब तक आपको उतना प्राइस गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो यही आपका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया। अब इसमें हम देखें तो सेंट्रल अभी तक 23 फार्म कमोडिटीज़ को एमएसपी के अंडर में रखा हुआ था, अभी तक रखा था। उसमें से 7 सीरियल्स, जिसमें से पैडी, वीट, मेद, बाजरा, ज्वार, रागी एंड बार्ली था। 5 दाल, चना, उड़द, मूंग, मसूर, 7 ऑयल सीड एंड 4 कमर्शियल क्रॉप्स। इन सब को एमएसपी के अंडर में रखा गया था, यानी कि कुछ भी कंडीशन हो जाए, लेकिन जो फार्मर्स हैं उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मान लीजिए अगर गेहूं का प्राइस 1800 रुपये पर कुंटल रखा गया है एमएसपी, तो कोई भी कंडीशन हो, अगर जो फार्मर्स हैं वो सेल करते हैं, इनको 1800 पर कुंटल्स के नीचे इनको नहीं मिलेगा, इससे ऊपर ही जाएगा, लेकिन इससे नीचे, इससे कम पैसे उनको नहीं मिलेंगे। सो दिस वाज एमएसपी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था एक्चुअली, देखिए एमएसपी के साथ समस्या क्या था कि एमएसपी है क्या, अब एमएसपी निकाला क्या जाए, यही निकालना सबसे बड़ा समस्या था। तो एमएसपी एक्चुअली होते 3 टाइप के हैं। सबसे पहला है A2, दूसरा है A2 + FL, तीसरा है C2। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ एमएसपी है, और बहुत सारे कमिटीज़ आई, जैसे कि MS स्वामीनाथन कमेटी आई, शांता कुमार कमेटी आई, इन्होंने अपने अपने रिपोर्ट्स में बनाया। और अगर हम बात करें MS स्वामीनाथन जी हैं, इन्होंने अपने कमेटी में C2 को ही एमएसपी माना है। इन्होंने कहा है कि C2 के हिसाब से एमएसपी देना चाहिए फार्मर्स को। अब ये है क्या, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम A2 देखते हैं। A2 क्या है, तो A2 मतलब क्या है, यहाँ पर covers all cash in kind expenses incurred by farmers on seed, fertilizer, chemical, hired labor, fuel and etc. मतलब कि जितना भी कैश में फार्मर्स खर्चा करता है, किसान जो है कैश में खर्चा करता है। क्यों खर्चा करेगा, क्योंकि उसको सीड्स लेने हैं, फर्टिलाइजर्स लेने हैं, केमिकल लेने हैं, तो कैश में जो भी करेगा, एक प्राइस हो गया A2, उसको हम A2 एमएसपी कहते हैं। दूसरा एमएसपी क्या है, A2 + FL, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। मतलब क्या हुआ, देखिए ये तो एक A2 हो गया। अब यहाँ पर A2 जो है, A2 की वैल्यू कौन सी रहेगी, यही, ये सारा A2 का वैल्यू यहाँ पर रहेगा। FL क्या हो जाएगा, FL यानी क्या हो जाता है कि जैसे 10 लोग, मान लीजिए फैमिली के 5 लोग, किसी फैमिली के 5 लोग किसानी कर रहे हैं, तो अगर वो किसानी ना करके दूसरा कोई काम करते हैं, तो उनको जो पैसा मिलता उसे हम FL कहते हैं। तो यहाँ पर उसको भी ऐड किया जाएगा। तो ये रहा A2 + FL एमएसपी। तीसरा एमएसपी क्या हो गया, A2 FL तो रहेगा ही, इसके साथ साथ ही मान लीजिए जो रेंट है या फिर पैसे का इंटरेस्ट है, मान लीजिए यहाँ पर 2 लाख रुपए यूज़ हुआ खेती में, 2 लाख यूज़ हुआ, 6 महीने के लिए 2 लाख रुपए यूज़ हो गया। अब 6 लाख रुपए अगर बैंक में रखा गया होता तो उस पर इंटरेस्ट क्या होता, एक तो वो पैसा, प्लस अगर किसी की ज़मीन है, उस ज़मीन को रेंट पे दिया गया होता तो उस पर क्या पैसा मिलता, वो इंटरेस्ट, वो भी यहाँ पर A2 + FL के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये तीसरे तरीके की एमएसपी हो गई। ठीक है, तो इसी एमएसपी को MS स्वामीनाथन कमेटी द्वारा सजेस्ट किया गया था कि यही एमएसपी प्राइस फार्मर्स को देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यही मतलब यही नहीं, सॉरी, C2 + 50%, C2 + 50% ये हमारा एमएसपी होता, ये एमएसपी कैलकुलेट करके ये फार्मर्स को दिया जाता। ठीक है, फिर आगे शांता कुमार कमेटी ये भी आते हैं, और इन्होंने बताया, इन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स दिए हैं, स्टैट्स दिए हैं कि जो 40% लोग हैं, 40% जो फार्मर्स हैं, इन्हीं को सिर्फ एमएसपी मिल पाया है, बाकी को एमएसपी प्रोवाइड नहीं हो पाया। मतलब कि एमएसपी पेपर्स में तो है, लेकिन एक्चुअल में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी 40% जो कि बड़े किसान हैं। अगर हम देखें तो 86% जो किसान हैं वो बहुत स्मॉल हैं, या फिर मार्जिनल टाइप के किसान हैं, उनके पास कम ज़मीन है, ज़्यादा फसल पैदा नहीं करते हैं, या फिर उनको एमएसपी के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये सब तो एक तरीके से इनके लिए कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एमएसपी। So I hope we have discussed all the 3 laws which has been brought, all the 3 acts which has been brought by central government: Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. Next था Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020, और लास्ट में हमने देखा Essential Commodity Act 2020। ये तीनों लॉज को हमने आज डिस्कस किया। ओके, so that's all for today's video, and before ending the video I'll again let you know CLAT Point is launching GK Booster program which is only for 9,999 rupees। ये CLAT 2021 को टारगेट करते हुए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, एंड दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर योर CLAT and law entrance test। This would be based on new pattern, whatever the new pattern is,
It will be based, everything that is being taught in this GK Booster program will be based on new pattern. Last is 150 to 200 topic wise current affairs video with PDF. जैसे कि अभी ये वीडियो बन रहा है. Similarly, you will be getting in complete entire GK Booster program, you will be getting 150 to 200 topic wise current affairs with PDF, and last, the personal mentorship, which is obviously very important. So that's all for today's video. Please like, share and subscribe. Thank you for watching. See you next video. Till then, goodbye.